10th क्लास हम कर रहे हैं। आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 18 का और है, और आपकी न्यू बुक्स में ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें बेटा क्या है, ये एक टाइप की थ्योरम है। इसमें आपको फिगर दी भी हो सकती है और नहीं भी दी हो सकती। अगर आपको फिगर दी हुई हो तो बहुत बेस्ट है, अगर फिगर नहीं दी होगी तो आपको बनानी होगी फिगर, ठीक है। मैं आपको फिगर भी बताऊंगी इसकी कैसे बनानी है, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, ठीक है। पहले हम इसको समझते हुए इसकी फिगर बना लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुजें बनानी है हमने ABC, और दूसरी त्रिभुज है PQR। त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि AB और BC ये वाली भुजा, ठीक है, और माध्यिका AD। यानी अब मैं इसकी एक माध्यिका ड्रा करूं। माध्यिका का मतलब समझते हो? माध्यिका का मतलब होता है बेटा जो मध्य बिंदु पर जाके मिले, ठीक है। ये जो D है ना बेटा, ये इसका क्या होगा, मध्य बिंदु। तभी हम AD को क्या कहेंगे, माध्यिका, ठीक है। अब ये कह रहे हैं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, ठीक है, और PQR तथा माध्यिका PM। अब इसकी माध्यिका हमने क्या लेनी है, PM लेनी है, PM, ठीक है। AB किसके समानुपाती है, हमें क्या दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटे ये, इसीलिए इसको ध्यान से समझिए। AB जो है वो PQ के समानुपाती है, ठीक है, AB बटे PQ। और क्या कह रहे हैं ये, AB किसके समानुपाती है, PQ के, BC QR के। तो यहां पर लिखो BC बटे QR, ठीक है। और माध्यिका AD जो है वो किसके है, PM, AD PM। समझ आ गई? AB किसके समानुपाती है, PQ के। इसको मैं आपको ना अलग कलर से कर देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये AB है, ये किसके समानुपाती है, PQ की। और BC ये सारी है, ये वाली भुजा जो है ये किसके समानुपाती है, QR के, ठीक है। और ये जो हमारी ये है AD, ये वाली भुजा ये किसके समानुपाती है, PM। आ गई समझ? इसीलिए AB किसके बटे लिखी है मैंने, PQ के। BC किसके बटे लिखी है, QR के। और AD किसके बटे लिखी है, PM। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दर्शाइए कि ABC समरूप है PQR के। ये ABC है पूरी त्रिभुज, और ये PQR है। हमें इन दोनों को क्या प्रूव करना है, समरूप प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में बेटा आप ध्यान से देखो, हमें जो जो भुजाएं दी हुई हैं वो एक तो ये है, ये इसके समरूप है। AB किसके समरूप है, PQ के। BC किसके समरूप है, BC किसकी है, QR, ठीक है। और हमें दी हुई है AD किसके समरूप, AB किसके समानुपाती है, PM के। लेकिन हमने तो पूरी त्रिभुज लेके आनी है, ठीक है। पूरी त्रिभुज के लिए हमने बेटा 9th में एक रूल किए थे, एक SSS रूल किया था, एक SAS रूल किया था। SAS रूल में क्या होता है बेटा, बिल्कुल ठीक, साइड एंगल साइड। यानी अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर हम बराबर कर दें प्रूफ, तो वो त्रिभुजें कैसी हो जाती हैं, समरूप हो जाती हैं, ठीक है। अब आप इन दो त्रिभुजों को देखो, इसका और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। अगर मैं ये वाला एंगल
एंगल, इस एंगल के बराबर प्रूफ कर दूं तो ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी, है ना, आसान है ना। ये तो इसके समानुपाती दे ही रखी है, ये वाली भी इसकी समानुपाती दे ही रखी है, ठीक है। तो अब मुझे ये एंगल कैसे लेके आना है, देखो अब AB जो है बेटा, AB जो है वो PQ के समानुपाती है, ठीक है। अब BC क्या है, ये पूरी भुजा, ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा की समानुपाती है, तो इनका अगर मैं आधा आधा कर दूं तो वो भी तो समानुपाती होंगे ना, क्यों, क्योंकि D मध्य बिंदु है और M भी क्या है, मध्य बिंदु है। अब मैं इन दोनों का हाफ कर देती हूँ, 1/2 BC बटे 1/2 यू, ठीक है। और ये तो हमें दिया हुआ है AD और PM, ये वाली भुजा तो हमें इसकी समानुपाती दे ही रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो AB बटे PQ, अब 1/2 BC का मतलब क्या है, इस भुजा का आधा, इस भुजा का आधा BD हो गया, और इस QR भुजा का आधा QM हो गया, बराबर में AD बटे PM, ठीक है। अब आप इस छोटे वाली त्रिभुज में देखो, इसमें, इस त्रिभुज में और इस वाली त्रिभुज में, ठीक है। ये भुजा इसके समानुपाती हो गई, और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली इसके समानुपाती हो गई ना। अब बेटा आवाज मत करो, ये वाली भुजा इसके समानुपाती हो गई, ये वाली भुजा इसके समानुपाती हो गई, और अब क्या बचा, क्या हमारे पास, तीसरी भुजा AD और PM, ये वाली भुजा इसके समानुपाती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप हो गई, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक, इसका क्या मतलब हुआ कि त्रिभुज ABD, ABD ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या हो गई, समरूप हो गई, त्रिभुज PQM किस नियम से, S नियम से। देखो अब इसकी मैंने तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती दिखा दी ना, ये वाली इसके समानुपाती, ये वाली इसके, ये वाली इसके, तो ये वाली छोटे वाली जो बेटा आपकी त्रिभुज है, ये इस छोटे वाली त्रिभुज की क्या हो गई, समरूप हो गई, ठीक है। अब अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप है तो इनके कोण भी बराबर हो गए, कोण बराबर हो गए ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोण ABD बराबर है किस कोण के, PQM, ठीक है। यहां तक बताओ, किसी को समझ में ना आया, समझ आ गया यहां तक। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे तो ये वाली भुजा इसके है, ये वाली भुजा इसके है, अब ये वाला कोण चाहिए था ना, हो गया। अब ये भुजा भी हो गई, ये भुजा ऑलरेडी है, और ये कोण भी हो गया, तो ये त्रिभुजें क्या हो गई, समरूप। तो अब आप त्रिभुज कौन सी दिखाओगे, अब आप बड़े वाली त्रिभुज लोगे। अब या नाओ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में बड़े वाली त्रिभुजों में चले जाओ, AB किसके समानुपाती है, PQ की, और BC किसके समानुपाती है, QR के, ये तो हमें दे ही रखे थे, ठीक है। अब हम क्या ले आए हैं, ये ले आए हैं, तथा ABD, अब ABD को मैं ABC भी कह सकती हूँ एंगल, क्योंकि बना हुआ तो वो B पर है ना। अब PQM को मैं एंगल PQR भी कह सकती हूँ, एंगल PQR से। अब ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कौन सा रूल लग गया यहाँ पर कौन सा रूल लग गया, SAS। अब आप क्या लिखोगे, SAS नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज
पी क्यू आर के, यहाँ त्रिभुज लिखते हैं। यही प्रूफ करना था हमने, समझ आ गई? छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिए। आज हम करेंगे आपका जो 6 चैप्टर है उसकी प्रमेय है बेटा 6.1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं उसमें ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है? देखो बेटा, इसमें आपको क्या स्टेटमेंट दी है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये अब किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज, ठीक है? तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम मैं रख लेती हूँ ए बी सी। ये कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब मैं मान लेती हूँ मैंने बीसी भुजा के समांतर एक और भुजा ली है, ठीक है? और उसको मैं मान लेती हूँ बीई, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि जो इसके समांतर एक अन्य भुजा है जो बाकी दो भुजाओं को किन बिंदुओं पर काट रही है, डी और ई पर, वो वाली जो भुजा है वो भुजा बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब ये वाली बाकी दो भुजाएं हो गई, ठीक है? अब इनका अनुपात क्या बनेगा, एडी बटे बीबी, और इधर से क्या बनेगा, ए बटा ईसी, ठीक है? तो अब प्रमेय में हम हमेशा जो दिया है पहले वो लिखते हैं, फिर जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, हम दिया है, ठीक है? ये हम प्रमाण कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो हमें दिया है। क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है, ये हमें गिवन है। ठीक है, एबीसी त्रिभुज है और मैंने बीसी के समांतर कौन सी भुजा ली है, डीई, ये भी हमें कहा गया था। तो बीसी समांतर, ये समांतर का निशान होता है, बीसी किसके समांतर है, डीई, ठीक है? बीसी समांतर डीई। अब जो बेटा डी बिंदु है वो एबी को कहां पर काट रहा है, डी को। आप लिखोगे रेखा डीई, रेखा डीई भुजा एबी को किस पर काट रही है, डी पर। भुजा एबी को डी पर काट रही है या काटती है, तथा एसी को ई पर काटती है। आगे समझ। अब ये तो हमें दिया हुआ था, अब हमने सिद्ध क्या करना है, हमने बेटा ये सिद्ध करना है कि ये वाली दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो रही हैं। अब आप लिखोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एडी बटे डीबी, अनुपात बन गया ना इस भुजा का, और इस भुजा का अनुपात ए बटे ईसी, ये दोनों क्या है, समान है, बराबर है, ठीक है? दिया है, सिद्ध करना है।
ये तो बिल्कुल आसान है, जो दिया है वो आप इसमें से देखकर लिख सकते हो और जो सिद्ध करना है वो आपको स्टेटमेंट में से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो बेटा, ये जो एडी है, इससे पहले सिद्ध करने से पहले हमें रचना करनी है। क्या रचना करेंगे हम? रचना का मतलब होता है जो हम अपने आप करते हैं। मैं B को C से मिला रही हूँ, ठीक है, और B को E से मिला रही हूँ। ठीक है, देखो, B को C से तथा B को E से मिलाया, B को E से मिलाया। ठीक है, और क्या करना है, आपने B से लंब खींचना है AC भुजा पर। इसको मैं, ये लंब है इसीलिए बेटा इस पर आपको 90 डिग्री का कोण दिखाना है। ठीक है, और यहां से भी आपने लंब खींचना है और यहाँ पर आपने 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ M, इसको दे देती हूँ N। ठीक है, तो और क्या रचना की है मैंने, ये अपने आप कहाँ से आ जाते हैं। DM लंब, ये लंब का साइन होता है परपेंडिकुलर का। DM लंब किस पर है? AC पर। DM लंब AC, और दूसरा क्या है? EN किस पर लंब है? ये EN है, इस रेखा पर है ना, AB पर। EN किस पर लंब है? AB। ठीक है, ये दोनों हमने अपने आप से रचनाएं की है। अब देखो, अब हम सिद्ध कैसे करेंगे। देखो बेटा, हमने एक सिद्ध करना है AD बटे DB। AD किस त्रिभुज में आ रही है? भुजा AD, ADE में आ रही है। ठीक है, तो मैं आप त्रिभुज लूंगी, त्रिभुज ADE में ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण है, और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसमें फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार। अब इस त्रिभुज में हमें आधार AD लेना है। क्यों? क्योंकि हमने AD को प्रूव करना है, इसलिए AD आधार है। अगर मैं AD को आधार लूंगी तो AD पर लंब क्या दिख रहा है? EN, क्योंकि AB पर लंब है। अगर ये AB पर लंब है तो AD पर भी तो होगा ना। ठीक है, तो इसमें ऊंचाई क्या हो गई? EN। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यहाँ आप लिख देना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब देखो, अब AD मैंने ले लिया। अब नीचे देखो DB है। अब DB देखो किस त्रिभुज में आ रहा है? ये DB है। ठीक है, DBE, इसको बंद कर दो अच्छे से। अब मैं लूंगी त्रिभुज DBE में, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। DBE का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बेटा, जो DB भुजा है, DBE में वो आधार बन रही है, तो इसका लंब कौन सा होगा? इसका लंब आपको EN ही लेना है। क्यों लेना है EN? क्योंकि बेटा EN लंब किस पर है? इस पूरी भुजा। ठीक है ना बेटा, तो वो DB पर भी तो लंब होगा ना। ठीक है, तो इसकी 1/2 गुना आधार लोगे DB, और ऊंचाई क्या लोगे? यही EN। ठीक है,
यहाँ भी हमने यही फॉर्मूला लगाया है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब किसका लें? अब लेंगे हम, अब हमने ए ई लेना है, ए ई। अब ए ई देखो, ये है ई, ए ई किसमें आ रहा है? इस त्रिभुज में, ए डी ई में। ठीक है, अब आप लोगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल दोबारा से। ए डी ई का हम पहले भी ले चुके हैं, अब दोबारा भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं दोबारा? क्योंकि पहले हमने इसी त्रिभुज में आधार ए डी को लिया था, अब आधार ए ई को लेंगे। ठीक है, अब लिखो त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब आपने आधार किसको लेना है? ए ई को, क्योंकि अब हमने ये वाली साइड भी लेके आनी है, 1/2 गुना ए ई। अब देखो, अब आप लंब क्या लोगे? अब इस भुजा पर लंब क्या है? एम डी एम। हाँ, एम 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 कहाँ से आ रहा है? डी से। वेरी गुड, तो ये हमारा डी एम क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, तो ए ई गुना डी एम, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब क्या लोगे? अब हमने क्या लेकर आना है? ईसी। अब ईसी देखो किस त्रिभुज में बन रहा है, ये रहा ईसी। अब इस त्रिभुज को लेना है, इसको डी ई सी में। ठीक है, इसकी फिगर थोड़ी बड़ी कर दूं, इस तरफ कर देती हूँ फिगर को। बंद हो गई। अब हमें कौन सी लेनी है बेटा? अब हमें ईसी भुजा लेकर आनी है, तो अब मैं त्रिभुज कौन सी लूं? डी ई सी। ठीक है, तो त्रिभुज डी ई सी में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2 गुना, अब मुझे आधार क्या लेना है? ईसी। ठीक है, अब देखो बेटा, इसी को अगर मैं आधार मानूं तो इसकी ऊंचाई क्या लेनी पड़ेगी मुझे? इसी को अगर आधार मानूं तो इसकी ऊंचाई कौन सी मानूं? ये इस भुजा को पूरा देखो, ये है ना एसी। अब एसी पर लंब क्या है? डीएम। डीएम ही है ना। ये देखो, इस पूरी भुजा को देखो, ये 90 डिग्री का कोण दिख गया। अब ये कहाँ से आ रहा है? डी से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डी एम, ईसी गुना डी एम। ठीक है, अब हमने 4 त्रिभुजों के क्षेत्रफल ले लिए, 4 के ले लिए ना। अब इसको दे दो आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्योंकि हमें 4 भुजाएं चाहिए थी ना प्रूफ करने के लिए। ये देखो 1 2 3 4, तो हमें उसके लिए 4 त्रिभुजें लेनी पड़ी। अब देखो, हमें सबसे पहले एडी चाहिए, ये रहा एडी। फिर क्या चाहिए? बीबी, ये रहा। फिर क्या चाहिए? एई। फिर क्या चाहिए? बीसी। यानी अब मैं पहली वाली त्रिभुज के क्षेत्रफल को दूसरी वाली त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग कर दूं, तभी AD/DB बनेगा, है ना। और तीसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को चौथे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग दे दूं, तभी AE/ क्या बनेगा? EC। ठीक है, तो अब हम करेंगे समीकरण एक को 2 से तथा 3 को 4 से भाग देने पर लिख लेना आप इसको। तो जब हम ये भाग देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। ठीक है, और क्या बनेगा? कोमा लगा दो बीच में। ये बनेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEC का क्षेत्र। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये है 1/2
गुना AD गुना EN, ठीक है। और ये है 1/2 गुना BB गुना EN, ठीक है। और ये है कोमा, यहाँ कोमा लगाओ, 1/2 गुना क्या है ADE, ये वाला ना, ये वाला ADE, ये 1/2 गुना AE गुना DM बटे में 1/2 गुना EC गुना में DM, ठीक है। अब देखो कितना आसान बन जाएगा आपका। एक दो बार करोगे ना इसको फिर पक्का हो जाएगा। ये देखो EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, है ना। DN से DN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। ये क्या आ गया AD और बटे BB और AE बटे EC। अब देखो मैं तो बीच में कोमा लगा रही हूँ, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। अब ये दोनों बराबर कैसे होंगे, देखो। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये ADE है, ये भी ADE है, ये DDE है, लेकिन ये क्या है DEC। ये दोनों बराबर कैसे हो गए, ये तो बराबर हैं। AD का क्षेत्रफल तो ADE यानी खुद का क्षेत्रफल तो उसी के ही बराबर होगा ना, लेकिन BDE और DEC का कैसे बराबर है। देखो अब ये हमारी फिगर में कहाँ है, फिगर ये रही हमारी फिगर, ठीक है। अब इस फिगर में हमने देखना है DBE और DEC, DBE ये वाली, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से बता देती हूँ आपको। ये देखो ये वाली त्रिभुज DBE ये वाली त्रिभुज, ठीक है। और दूसरी कौन सी है DEC यानी ये वाली, ये वाली, ठीक है। अब इन दो त्रिभुजों को देखो, इनका क्षेत्रफल कैसे बराबर है। अब ये वाली दोनों त्रिभुजों का आधार सेम बन रहा है DE, ये DE आधार बन गया, दोनों में आ रहा है ना DE। और दोनों ही ये दोनों भुजाएं कैसे हैं, समांतर है, DE समांतर है ना BC के। अब दो समांतर रेखाओं के बीच जब दो त्रिभुजें बनती हैं जिनका आधार एक ही होता है तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने 9th में की थी थ्योरम, ठीक है। तो आप ये लिखोगे त्रिभुज कौन सी त्रिभुज, DBE तथा त्रिभुज DEC का आधार कौन सा है, DE का आधार DE है तथा दोनों त्रिभुजें दो समांतर भुजाओं DE तथा BC के बीच में है। इसीलिए इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, इसीलिए इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसीलिए AD बटे BB बराबर में AE बटे में EC, यही सिद्ध करना था ना हमने, ठीक है।
हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है आपका बहुलक। तो बहुलक के लिए सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला लिखना, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यहाँ पर गुना लगा के H। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, नोट करके पहले इसका बेटे तरीका देखो ये कैसे लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना, और L कहाँ है ब्रैकेट से बाहर, और मल्टीप्लाई H कहाँ है ऊपर। आगे समझ, जो ऊपर है उसको ऊपर ही रहने देना और जो नीचे है उसको नीचे ही रहने देना। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब ये बहुलक का फॉर्मूला हो गया, लेकिन अब हमें ये नहीं पता L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। H तो सबको पता है क्या होता है, क्या होता है H? हाँ, इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0 से 10, 10 से 20 कितना है? 10। तो हमारा H क्या है? 10। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें देखते हैं F1। ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या देखते हैं? F1। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी में से देखना पड़ेगा, F से फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी में F1 जो सबसे अधिक होगा वो। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 20। ठीक है, 20 पर सर्कल करके इसके आगे लिख दो F1। 1 से ऊपर क्या, 1 से पहले क्या आता है? 0। इसका मतलब इसके ऊपर वाला क्या होगा? F0। 1 के बाद क्या होता है? 2। तो इसका मतलब इसके बाद वाला F। ठीक है, F1 मिल गया, F0, F2। अब L रह गया। L कहाँ से देखते हैं? जो F1 होता है ना, जो हम सबसे पहले ढूंढते हैं F1, उसके सामने ये वाला L। हर जगह L यही होता है। मीडियन में हमने किया था माध्यक में, वहां भी L ऐसे ही देखते थे, है ना। ठीक है, अब बस अब हमें सब कुछ मिल गया, वो लिख दो। L क्या है हमारा? 40। ठीक है, अब सब कुछ इस फॉर्मूले में रखो। L की वैल्यू 40 प्लस F1 की वैल्यू 20 माइनस F0 की वैल्यू 12, 2 मल्टीप्लाई F1। F1 कितना है? 20 माइनस F0। F0 कितना है? 12 माइनस F2 कितना है? 11। ठीक है, और मल्टीप्लाई H कितना है? 10। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। अगर इसको सोल्व करना आ जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। देखो कैसे सोल्व करना है। 40 प्लस, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व कर लो। 20 में से 12 गए 8। ठीक है, पहले हमेशा गुना करते हैं, 20 दूनी 40। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं, 20 में से 12 घटा देते हैं पहले, वो सारा क्वेश्चन गलत। ठीक है, पहले 2 गुना 20 40 माइनस 12 माइनस 11 गुना में 10। ठीक है, 40 प्लस 8 बाई, अब 40 में से 12 घटा लो, फिर उसके बाद 11 घटा देना, या ऐसे कर लिया करो। जो प्लस का है उसको लिखा रहने दो, जो दोनों माइनस के हैं उनको जोड़ दो। 12 और 11 23, और इनको आपस में माइनस कर दो। ठीक है, गुना में 10। ठीक है, 40 प्लस 8 बाई 40 माइनस 23 17 मल्टीप्लाई 10। अब क्या करोगे, पहले प्लस को सोल्व करोगे, पहले मल्टीप्लाई को सोल्व मल्टीप्लाई। ठीक है, 40 प्लस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 80 बटे 17। ठीक है, अब इसको 80 को 17 से भाग दो, 17 चौके 68, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1। पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के बाद इधर भी पॉइंट, इधर भी पॉइंट, 0 उतारोगे। अब कितने पे जाएगा? 17 सत्ते 119, 1 है ना। ऊपर से 0 उतारोगे, नहीं जाएगा। ठीक है, इतना बहुत है।
ठीक है, 2 पॉइंटों तक निकाल लो, 3 तक भी निकाल दो तो कोई दिक्कत नहीं होती। 4.701 एक निकाल दो 2 पॉइंटों, कितने पे जाएगा ये 5 पे ना, 4.705। अब इसमें ऐड करो, 40 में आप ऐड करोगे 4.705, इसको ऐसे लिखोगे 0.705 और इधर आ जाएगा 44, तो 44.705 ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि बहुलक। ठीक है, छोटा छोटी इसको और वाला क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 19 क्वेश्चन आया था। और में जो और में क्वेश्चन है वो 13.3 का 7th क्वेश्चन है। मध्यक वाली एक्सरसाइज है ना आपकी, उसमें 13.3 का 7th क्वेश्चन है। पुरानी बुक्स में 14.3 का 7th क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने इसमें निकालना क्या है, माध्यक। माध्यक में आपको याद होगा ये हमारा F होता है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम CF निकालते हैं। देखो 2 के सामने 2, अब इसको आगे जोड़ते जाओ, 2 में 3 जोड़ो 5, 5 में 8 जोड़ो 13, 13 में 6 जोड़ो 19, 19 में 6 जोड़ो 25, 25 में 3 जोड़ो 28, 28 और 2 30। अब देखो बेटा, आप इसको कैसे चेक कर सकते हो कि ये आपका गलत है या ठीक है। आप इसको कैसे चेक करोगे, आप इसका टोटल कर लो F का, वो 30 ही आना चाहिए। ठीक है, टोटल करो, 2 और 3 5 और 6 11 और 6 17 और 8 25 और 3 28, 28 और 2 30, बन गया ना ये टोटल सेम। जो यहाँ पे लास्ट आपका नंबर आएगा वो इसके टोटल के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद हम n/2 निकालते हैं। जो हमारा ये F है ना, F का टोटल है, इसको हम लिखते हैं समेशन F, यानी F का जोड़। जो F का जोड़ होता है वो n के बराबर होता है, बड़े वाले n के। ठीक है, और सबसे पहला काम हमारा होता है n/2 निकालना। n है 30 बटे में 2, ये कितना हो गया 15। ठीक है, अब हम 15 को F में CF में चेक करते हैं, क्या 15 इसमें है, नहीं है। तो 15 से ज्यादा वाला नंबर कौन सा है, पहला ज्यादा 19। अब 19 में सर्कल कर, ठीक है, इसके सामने फिर इसके सामने। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखो माध्यक का, n/2 नहीं l प्लस n/2, एक बोलो खड़े होके क्लियर, L प्लस n/2 माइनस बटे में F गुना। ठीक है, अब देखो मैंने सारे एरो लगा ही दिए हैं। ये मेरा क्या है F, ये क्या है CL और ये क्या है N। H आपको पता ही है, H क्या होता है, इनका क्या होता है, क्या होता है, डिफरेंस। तो H कितना है हमारा 5। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज रख दो, L 55, n/2 जो हमने निकाला था 15 माइनस CF 19। अरे एक गलती होगी, CF आपने कौन सा लेना, इसके ऊपर वाला। ठीक है, ये मत करना गलती, सिर्फ एक CF में आपने ध्यान रखना है बेटे। CF हमने हमेशा कौन सा लेना है, ऊपर वाला। ठीक है, जो हमने सर्कल किया उससे ऊपर वाला। ठीक है, ये कितना है 30, F कितना है 6 और H कितना है 5। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम सोल्व। करो इसको सोल्व। 55 बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, 2/6 × 5। ठीक है, आवाज किसकी आ रही है, गड़बड़ क्यों करते हैं ये, इनसे आराम से पढ़ा नहीं जाता। 1/3 × 5। ठीक है,
पिछला क्वेश्चन आ गया ये बीच में। अब करो इसको। 55 प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5/3। 55 प्लस 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए 2, पॉइंट से 0 उतारोगे 3 6 18, 3 6 18, आगे 6 ही आएगा सारा। 55 में 1.666 ऐड कर दो, ये आएगा आपका 6 6 6, 5 और 1 6 और 5, यानी ये आएगा आपका 56.666। चलो क्वेश्चन आपको नीचे। अब ये क्या आएगा आंसर? अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 56.7। पॉइंट 50 से ऊपर होता तो आप अगला नंबर लिख सकते हो। ये आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई। तो दोनों की वीडियो अलग अलग बनी है ना। सेक्शन ई है जो, उसमें हमारा जो 4 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन आता है, जो हर बार आपका डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, जो आपकी बुक से अलग होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्यों दिया जाता है? आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया करो, ठीक है, आपको ये पता लगेगा कि आपके अंदर जो मेंटल आईक्यू है वो कैसा है आपका, उसको पढ़ के करने की सोल्व कोशिश किया करो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, उसमें हमें ये कहा गया है कि एक परीक्षा में सत्य या असत्य प्रश्न होते ही है। ठीक है, आपके मल्टीपल आते हैं कई बार क्वेश्चन, तो उसमें सत्य असत्य वाले क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाता है। यानी अगर आपका जवाब सही है तो आपको 1 अंक मिलेगा, अगर आपका जवाब गलत है तो गलत पे सिर्फ काटा तो लगता है, लेकिन अब उसका आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी? आपका 1/4 अंक काटा भी जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है 1/4। 1/4 का मतलब क्या है? यानी 1 का 1/4, 0.25। 1 को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो आता है 0.25। इतने मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, बाकी प्रश्न उसने, एक छात्र को कुछ प्रश्नों के उत्तर तो उसको पता थे, ठीक है, और बाकी प्रश्न उसने क्या किए? अनुमान लगाए। जैसे आप अनुमान लगाते हो ना, वैसे उसने अनुमान लगाकर हल किए। तो उसने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसको अंक कितने मिले? 90। ठीक है, इसका मतलब उसके क्वेश्चन गलत भी हुए, ठीक है, और उस नेगेटिव मार्किंग भी हुई। ठीक है, देखो बेटा, अब जैसे जैसे ये कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि उसने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न उसने गलत किए, यानी उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, वो मैं मान लेती हूं कि माना छात्र द्वारा किए गए सही प्रश्न, जो उसने सही किए या सही प्रश्नों का, उसने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, ठीक है, सही या फिर सही प्रश्नों का सही उत्तर दिया, ऐसे भी लिख सकते हो आप, वो मैं मान लेती हूँ कितने? x। ठीक है, मान लेती हूँ मैं उसने x प्रश्न, हमें नहीं पता उसने कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत किए, इसीलिए मैंने मान लिया कि उसने कितने प्रश्न सही किए x, और उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, यानी गलत उत्तर जो दिए वो कितने थे? y। ठीक है, अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने आपका एक टेस्ट लिया, उसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपने 6 प्रश्न सही किए और 4 प्रश्न आपने गलत किए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 6 + 4 कितने होते हैं? 10 ना, यानी हम सही जितने किए और जितने गलत किए
उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगी तो वो कितने बन जाएंगे, टोटल जितने प्रश्न थे ना क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, x प्लस वाई को अगर मैं जोड़ दूं, यानी जितने आपने प्रश्न सही किए और जितने आपने गलत उत्तर दिए उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएंगे, जितने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वो हमारे कितने थे, 120। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 120, ठीक है। तो ये तो हमारी हो जाएगी समीकरण 1, ठीक है। अब उसे अंक कितने मिले हैं, 90 अंक मिले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अब आपने 6 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो आपको कितने अंक मिलेंगे, ये बताओ। मैंने आपको 10 प्रश्नों का एक टेस्ट दिया, उसमें से आपने 6 प्रश्न सही किए तो उसके अंक आपको कितने मिलेंगे, 6 ना, क्योंकि एक सही उत्तर का 1 अंक मिलता है। तो आपको, ये तो है हमारे प्रश्न, जितने आपने प्रश्नों का सही जवाब दिया वो प्रश्न है, और उसके अंक कितने हैं, एक प्रश्न का 1 अंक। तो आपको 6 प्रश्नों के कितने अंक मिले, 6 अंक मिले, ठीक है ना। अब आपने गलत कितने किए हैं, 4 गलत किए हैं अगर आपने बेटा, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन के आपके कितने नंबर कटेंगे, 1/4। अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं बेटा तो आपका 1/4 अंक उसका कट जाएगा। 4 प्रश्नों के कितने अंक कटेंगे, फिर 1 अंक कट जाएगा ना, ठीक है। 1 अंक कट गया आपका, तो आपको अंक मिलेंगे कितने, 6 - 1 5 अंक मिलेंगे ना आपको। अब ऐसे ही हमने ये करना है, ये देखो अगर मैंने सही प्रश्न x किए हैं तो मुझे x प्रश्नों के कितने अंक मिलेंगे, 1 गुना x, 1x मिलेंगे ना अंक। और जो मैंने गलत किए हैं, y प्रश्न मैंने गलत किए हैं उसके तो नंबर कटेंगे ना। और एक प्रश्न का कितना नंबर कटेगा, 1/4। तो ये तो मुझे माइनस करने पड़ेंगे। अब मैंने 6 में से 1 घटाया ना, तो कितने अंक मिले हैं मुझे, 5। देखो मुझे नुकसान हुआ ना, गलत प्रश्नों के जवाब देने पर मुझे नुकसान हुआ। वैसे मुझे अंक कितने मिलते, 6, लेकिन मैंने 4 प्रश्नों का गलत जवाब दिया था, उसकी वजह से मेरा 1 नंबर कटा ना। तो फिर मुझे अंक मिले कितने, 5। मिलने कितने चाहिए थे, 6, लेकिन गलत जवाब के कारण इसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। 6 की बजाय आपको अंक कितने मिले, 5। अगर नंबर ना कटते गलत प्रश्नों की तो आपको 6 ही अंक मिलते हैं ना। लेकिन आपका अब 1 नंबर कट चुका है, तो मैंने इसमें से क्या किया, माइनस ना। तो अब मैं इसमें से इसको क्या करूंगी, माइनस, और मुझे कितने अंक मिलेंगे, 90। अगर मैंने 120 प्रश्नों के जवाब दिए तो मुझे अंक कितने मिले, 90। क्यों, क्योंकि उसमें से गलत प्रश्नों की क्या हो गई, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब आप सबको विलोपन विधि आती है ना, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में बेटा आपको पता है हम एक जो है ना ये कर देते हैं। अब x और x मिल रहे हैं ना, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ साइन चेंज कर दूं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, क्योंकि जो सेम होते हैं उनके अगर निशान उल्टे होते हैं तो वो कट जाती है रकमें। विलोपन विधि याद होगी आपको। अब y के आगे क्या माना जाएगा, 1, और किसके आगे क्या है, 1/4। इसको जोड़ेंगे, ये क्या है, 7 में 1। 120 में से 90 घटाओ, 30, ठीक है। अब 4 जमा 1/4 कितना हो गया, 5/4, y बराबर 30, ठीक है। यहाँ से y आ जाएगा बेटा, इसको इधर ले आओ, 4 गुना 30 बटे में 5, कट गया, 5 छिके 30, 4 छिके 24। अब y क्या आ गया, 24। तो y मैंने क्या माना है, जितने प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए हैं उतने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, 24 प्रश्नों के। अब मैं x की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y बराबर क्या है, 120। x प्लस 24 बराबर 120। तो x कितना हो जाएगा, 120 - 24, घटाओ
10 में से 4 गए 6, 11 में से 2 गए 9। अब देखो मैंने आंसर निकाल लिया कि मैंने उस छात्र ने जो जिन प्रश्नों का सही उत्तर दिया वो कितने प्रश्न थे 96, और जितने प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया वो क्या थे 24। अब इनका देखो ये हमारे से क्या क्या पूछ रहे हैं, जो जो पूछ रहे हैं उनका आंसर क्या हम दे पा रहे हैं। यदि अब पहला प्रश्न है, यदि उसके द्वारा अनुमान लगाकर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर गलत थे, यानी उसने अनुमान कितने दिए वाई ना, तो उस वो वाले सभी गलत है, ठीक है। तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो सही उत्तर वाले हमारे x थे ना, तो कितने उत्तर दिए उसने सही 96, ठीक है। तो आप इसमें आंसर जो फर्स्ट है बेटा उसका आंसर आपका आ जाएगा 96, ठीक है। अब सेकंड है, उसने कितने प्रश्नों का अनुमान लगाया, जो उसने गलत उत्तर दिए थे, क्योंकि ये कह रहे हैं उसने जितने भी गलत दिए वो सारे अनुमान लगाए हुए थे, तो कितने थे वो y, ठीक है। तो y का आंसर क्या है हमारा 24, तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा 24। थर्ड है, यदि उसने अनुमान लगाकर जितने भी प्रश्न पूछे उन सभी के उत्तर गलत थे, यानी ये जो y वाले हैं वो सारे उत्तर अगर गलत हैं, तथा उसने 80 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। देखो अब इसने स्टेटमेंट को ही चेंज कर दिया, ये कह रहे हैं कि अगर जो प्रश्नों के गलत उत्तर दिए थे जो, ठीक है, उसके अलावा उसने जो सही प्रश्न दिए वो कितने थे 80, लेकिन हमारे पास सही प्रश्न कितने हैं 96। अब ये स्टेटमेंट को ही चेंज कर रहा है, ये कह रहे हैं कि ना अब हमने सही प्रश्न कितने लेने हैं 80, यानी अब मैंने x का मान कितना लेना है 80, x का मान अब हमने 96 नहीं लेना, ठीक है। ये तीसरे प्रश्न के लिए की बात हो रही है, तो उसे कितने अंक मिले, देखो बेटा अब उसने 80 तो अंक उसको सही के मिले हैं, तो गलत के उसको कितने मिलेंगे अंक। अब मैं यही x वाला मान बेटा यहाँ पुट कर दूं, यहाँ फर्स्ट में। अब x का मान कितना है 80, लेकिन उसने आंसर तो 120 प्रश्नों का ही दिया है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो मैं x का मान समीकरण 1 में रख लेती हूँ। इसमें x का मान कितना है 80 प्लस y बराबर 120, तो y कितना हो जाएगा 120 माइनस 80, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है। लेकिन हमारे से पूछा क्या गया है, तो हमारे से ये पूछा गया उसे अंक कितने मिले, ये तो 40 तो क्या निकला है गलत प्रश्न, तो उसे अंक कितने मिले, अंक के लिए हम यहाँ पुट करेंगे सेकंड में, ठीक है। अंक कितने मिले, वैसे तो अंक के लिए आप सीधा सा आइडिया लगा लो। देखो बेटा 80 प्रश्न अगर उसने सही किए हैं तो 80 प्रश्नों के उसको 80 अंक मिलेंगे, ठीक है ना। और जो प्रश्न उसने गलत किए हैं, कितने प्रश्न गलत किए हैं 40 प्रश्न अगर उसने गलत किए हैं, तो बेटा इसका 1/4 कट जाएगा, है ना, यानी उसके 10 नंबर कट गए, तो 80 में से 10 गए 70, तो उसको अंक कितने मिलेंगे 70, ठीक है। यहाँ समझ आ गया, उसने सही प्रश्न 80 किए, गलत प्रश्न 40 किए, तो 80 प्रश्नों के उसको कितने अंक मिलेंगे 80, और जो उसने 40 प्रश्न गलत किए उसमें से उसके नंबर कितने कटेंगे 1/4। जितने प्रश्न भी गलत हैं आपने उसको 4 से भाग कर देना, 4 से भाग किया तो कितने अंक कटे 10, तो 80 में से 10 70, उसको कितने अंक मिले 70, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यदि अनुमान लगाकर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर गलत थे, यानी y जो है y हमने गलत माना है ना, गलत वाले जवाब है ये हमारे, तो 95 अंक प्राप्त करने के लिए कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अब उन्होंने फिर से स्टेटमेंट चेंज कर दी, अब कह रहे हैं पहले उसको कितने अंक मिले थे 90, अब अंक कितने मिले हैं 95, ठीक है। तो अब हम फिर से रकम को थोड़ा सा चेंज करेंगे फोर्थ पार्ट के लिए। देखो उसने जवाब तो दिया है 120 प्रश्नों का ही, ठीक है। अब उसने 95 अंक प्राप्त करने के लिए पूछा गया बेटा, अगर उसको 95 अंक मिले हो
x प्रश्नों के उसको कितने अंक मिलेंगे, x क्योंकि वो सही है, ठीक है। और y प्रश्नों के उसको कितने अंक मिलेंगे, 1/4y, तो उसको कितने अंक मिले हैं, 95, ठीक है। अब बस यहाँ पर चेंज करना है आपने, पहले उसको 90 अंक मिले थे, अब कितने अंक मिले, 95। अब दोबारा से इन इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे विलोपन विधि से, माइनस किया, प्लस किया, माइनस, ठीक है। ये कट गया, यहाँ 1 माना जाएगा, 1 + 1/4y। 120 में से 95 घटाओ, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 9 गए 2, ठीक है। अब 4 + 1 5/4y = 25। y कितना आ जाएगा, 25 गुना 4 इधर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 25, 5 चौके 20। अब उसने गलत जवाब कितने दिए हैं, 20, और सही जवाब के लिए इक्वेशन 1 में पुट करो, x + y की वैल्यू 20 बराबर में 120, ठीक है। तो x कितना आ गया, 120 - 20, यानी कितना आया, 100, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया, कितने सही उत्तर दिए, हमने निकाल लिए। ये सही उत्तर हमारे x ही तो है ना। कितने उसने सही जवाब दिए, 100 प्रश्नों के उसने सही जवाब दिए और 20 प्रश्नों के उसने गलत जवाब दिए। इसको चेक करना चाहते हो, देखो चेक करना चाहते हो, 100 सही प्रश्नों के उसको कितने अंक मिलेंगे, 100, ठीक है। जो 20 गलत हुए हैं उसके कितने अंक कटेंगे, बताओ, 1/4। 20 का 1/4 करो, 20 का 1/4, 4 पंजे 5 आ गया ना, तो 5 अंक कट गए, कितने अंक मिले, 95। तो इन्होंने भी तो यही कहा था, कितने अंक मिले उसको, 95, ठीक हो गया ना इसका मतलब। इट मीन्स हमारा आंसर जो 100 है वो क्या है, ठीक है। ये हमारे सही प्रश्न, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन था आपके इसका एग्जाम का। अगर आपको इसकी स्टेटमेंट चाहिए बेटा, तो मैं क्वेश्चन पेपर भी वीडियो में ऐड करके ना उसकी फोटो वो डाल दूंगी लास्ट में, ठीक है, देख लेना आप उसकी। अगर इस प्रश्न की आपको स्टेटमेंट चाहिए हो ना, तो मैं इसकी वीडियो डाल दूंगी पूरे क्वेश्चन पेपर।